सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और आज हम अपना जो 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है उसके नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, और हमने जो है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और थर्ड चैप्टर का भी हमने ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल नॉन मेटल हम कर चुके हैं। तो सारे लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सो आज हम नेक्स्ट हाफ पार्ट जो बच गया थर्ड चैप्टर का, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल का, वो हम करने वाले हैं और ऑलमोस्ट इस लेक्चर में हम अपना जो है सारा चैप्टर फिनिश कर लेंगे। एंड देन एक्सरसाइज कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको कराने वाली हूँ। सो दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। और यहाँ हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था वो क्या है कि मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो सारे जितने भी आपका थर्ड चैप्टर में आया था वो सब हमने रिएक्टिविटी के बेस पे उनको देखा, हर एक्टिविटी को हमने सॉल्व किया था। और उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज़ की जो है शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी किस तरह से इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, किस तरह से हमने एक लाइन बनाई थी उसको याद रखना है कि कौन सा जो है एलिमेंट कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन हाइड्रोजन से अबोव है वो रिएक्टिव है ज़्यादा, हाइड्रोजन से रिएक्टिव कौन ज़्यादा है और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन कौन से मेटल है, वो हमने देख लिया था। उसके बाद इससे नेक्स्ट हम चलते हैं, अपना जो नेक्स्ट है वो क्या है, ये जो क्वेश्चंस हैं इंटेक्स क्वेश्चंस, इनको मैं आपका एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ में लूँगी। तो हम अपना चैप्टर पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो देखो दो चीज़ें होती है, मैं आपको पहले समझा देती हूँ। 9th क्लास में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख के आए हो। ठीक है, तो हमने 9th क्लास में एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे हैं और आपको आते भी हैं। तो कुछ जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम एक बार देख लेते हैं किस तरह से हम लिखते हैं। तो देखो जब मेटल एंड नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो दो तरह के जो है बॉन्ड बनते हैं। आपका जो है मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब, और आपका जो है नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है तब। तो हमें दो टाइप के बॉन्ड पढ़ने हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट आपका है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, एंड सेकंड आपका है कोवलेंट बॉन्ड। आपको इस चीज को समझना है कि कैसे होता है कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है वो एक मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। एक मेटल होगा एंड एक नॉन मेटल होगा। ठीक है, उसके बीच में आपका बॉन्ड जो बनेगा किस तरह से बनता है वो हम बताएंगे। कोवलेंट बॉन्ड आपका दो नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटल एंड दूसरा भी आपका नॉन मेटल। ठीक है, अब ये हमें पता है कि आपका जो मेटल होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को आपका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, रिमूव करते हैं। तो मेटल जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव, जो नॉन मेटल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये क्यों आता है, ये सब किसके लिए होता है, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों ही किसके लिए करते हैं, फॉर देयर स्टेबिलिटी, फॉर देयर स्टेबिलिटी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आपका स्टेबल हो। ठीक है, और स्टेबल ये कब होंगे, when they acquire the noble electronic configuration या inert gas electronic configuration। तो हमें inert गैस का पता है कौन कौन सी गैसेज होती हैं। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम अपना जो है तो ये देखिए, अब हमें पता है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कौन कौन सी गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस, ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है बट मैं आपको बता देती हूँ। अब इसमें हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेनन, ये वाली जो है गैसेज ये आपकी क्या होती हैं, नोबल गैसेज होती हैं। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या इनके जो सेल्स हैं वो फुलफिल होते हैं।
ठीक है, यानी कि सारे सेल फुली होते हैं। और सेल्स का भी हमें पता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका जो है 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, एंड देन इसका 86 होता है। ठीक है, ज़्यादा जो है आपका क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन तक हमें नहीं जाना। ठीक है, हमें आपका जो है अभी 10th क्लास में आर्गन तक हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको ये याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 10 एंड एटॉमिक नंबर 18 आर्गन का। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4 सेल होते थे, दैट इज K, L, M एंड N। ठीक है, और चारों सेलों के अंदर हम क्या करते थे, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन फिन करेंगे, और फर्स्ट सेल जो है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब इसमें तो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन ही 2 है, तो फिर फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते थे, जितना उसका मास नंबर होता है, तो मास नंबर माइनस आपका एटॉमिक नंबर कहें या प्रोटॉन कहें या इलेक्ट्रॉन कहें, क्योंकि एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सभी इक्वल होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये सारे इक्वल होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होंगे। और जो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसको हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस, चाहे उसको एटॉमिक नंबर से दिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कुछ भी दिया हो, तो आपका किसी से भी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालते हैं मास नंबर माइनस आपका एटॉमिक नंबर। हो सकता है एटॉमिक नंबर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो प्रोटॉन दिया होगा, तो सारे ही इक्वल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर होता है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन अंदर होंगे, और जो एटम है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। ये सब 9th में हम पढ़ के आए। न्यूट्रल एक एटम होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर। ये आपका एटम है, इसमें अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, और बाहर आपके होंगे इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये आपका इक्वल हो जाते हैं, तो आपका न्यूट्रल बन जाता है। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये सब हम करके आए हैं। अभी हम जो समझना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। तो अब फर्स्ट जो सेल है दैट इज K, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड जो सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड सेल है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड अगर फोर्थ सेल है उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये भी हमने देखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम देखते हैं तो 2n² जो है, ये भी हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, 2n²। तो आपका जो है, अगर सेल आपका 1 है, ठीक है, तो आपका 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, तो 1 का 1 ही होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फर्स्ट सेल में। ठीक है, अगर आपका यहाँ सेकंड सेल है n इज इक्वल टू, ये n आपका क्या है, सेल, इसको हम सेल, न्यूट्रॉन नहीं है, ये सेल है, इसको आप जो है किसी और नाम से भी लिख सकते हो, m से लिख सकते हो, तो s सेल लिख सकते हो। तो यहाँ 2 का अगर स्क्वायर हो गया तो 4 होता है, और 4:2 क्या होता है, 8। तो सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। अगर 3 है, थर्ड सेल है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, एंड 2 × 3 तो 9, 9 2 से कितना हो गया, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड फोर्थ सेल में 4 ही सेल होते हैं, KLMN। ठीक है, 4 सेल का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 2 क्या होता है, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये सब आप पढ़ के आए हो। ठीक है, और इस टाइम पे आपको ये सब पता है, मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब लिखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत ईजिली लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आपको जो है 36 जीनोन और रेडोन जो है, यहाँ तक आपको यहाँ तक याद रखना है अभी 10th क्लास में। ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना है, नहीं तो सब भूल जाओगे। ठीक है, इनको जो है 5th चैप्टर के अंदर पूरा आपका आएगा, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सारा कुछ हम करेंगे, उसमें सब आपको आ जाएगा। और 11th में सब कुछ यही है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटॉमिक नंबर है, तो 2 ही भरेंगे। यहाँ पे आपका 10 है, तो फर्स्ट में तो 2 ही आ सकते हैं, बच गए कितने, जो है 8, तो वो 8 किस में आ जाएंगे, L सेल में। उसके बाद 18, तो 2, इसमें तो 8 ही आ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ 10 हो गए, लेकिन फिर भी 8 रह गए, तो वो किस में आ जाएंगे, M सेल में। तो 2 8 8,
इस तरह से हम करते थे। तो यहाँ हमने देख लिया कि आपके ये जो, अब देखो इनके जो सेल है वो फुलफिल है, यानी कि इसका जो फर्स्ट सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो फुल है। यहाँ देखो आपका जो है सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं नियोन में, तो ये फुल है। लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सभी सेल इनके फुल होते हैं, इन्हें इसलिए इनको स्टेबल नोबल गैसेज कहा जाता है, ठीक है। और या फिर हम कहेंगे कि ये ऑक्टेट को जो है इनके पास ऑक्टेट अपना कंप्लीट होता है। ऑक्टेट का मतलब सेल्स विच हैव द 8 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, लेकिन 18 की जगह 8 है, इस मीन्स ये स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होता है, उस सेल को हम स्टेबल मानते हैं, यानी कि उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। तो हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है, जिसके पास उसके पास जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसमें जाना चाहता है। जैसे हाइड्रोजन के पास नियरेस्ट क्या है, हीलियम के पास जो नियरेस्ट है वो आपका क्या है, हाइड्रोजन हो सकता है, लिथियम हो सकता है। तो इसमें किस में जाना चाहेंगे, हीलियम के जैसा बनना चाहेंगे। नियोन के आसपास कौन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है 7, ऑक्सीजन हो सकता है 8, फ्लोरीन हो सकता है 9, ठीक है। तो ये नियोन की तरह बनना चाहेंगे। सोडियम है वो नियरेस्ट आपका नियोन में ही जाना चाहेगा, मैग्नीशियम भी नियोन में जाना चाहेगा, एल्यूमिनियम भी नियोन में जाना चाहेगा, यानी कि नियरेस्ट, क्योंकि 18 बहुत दूर रह जाता है। ऐसे पोटाशियम है, कैल्शियम है, वो नियरेस्ट भाई आपके पोटाशियम में आर्गन में जाना चाहेंगे। पोटाशियम 19 होता है, कैल्शियम 20 होता है, तो वो कहाँ आपके 18 में जाना चाहेंगे। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो आपके ल्यूज करते हैं, वो आपके मेटल हो गए, ठीक है, उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नॉन मेटल हो गए, ठीक है, वो आपके स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके इन तक पहुंच रहे हैं, तो उन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। बस इतना सा है मेटल नॉन मेटल का, वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल। अब आयनिक बॉन्ड का हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे मैंने देखा कि हमारे पास जैसे सोडियम है, ठीक है, मैं जो है, और एक हमारे पास नॉन मेटल है क्लोरीन। तो सोडियम आपका जो है मेटल होता है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल होता है। अब सोडियम के अंदर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके लास्ट सेल में वो हम देखते हैं। तो सोडियम का जब हम देखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम कैसे लिखते थे, 2, 8 और 1। फर्स्ट सेल में 2 आ सकते हैं, फिर सेकंड में 8, तो 10 हो गया, 1 बच गया, वो 1। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आता है वही हमें लिखना है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और वही हमें इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाना है। तो इसमें इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हम कैसे लिखते थे, 2, 8 और 7। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 7 हमें इस इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब ये अपने नियरेस्ट जो है 7 है वो 18 बनना चाहेगा। 17 में अगर हम एक ऐड कर देते हैं तो 18 बन जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, आर्गन के बराबर। यहाँ अगर एक इसका खत्म हो जाता है तो इसका सिर्फ 10 रह जाएगा, और 10 किसके बराबर आ जाएगा, नियोन के बराबर। तो दोनों ही स्टेबल होना चाहते हैं। तो जो सोडियम है वो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके नियोन में आ जाएगा, क्योंकि जब उसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, नियोन में। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2, 8। 2, 8 बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज लेगा। जो क्लोरीन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो नेगेटिव चार्ज भी लेगा। तो दोनों आपस में बैलेंस हो रहे हैं। तो ये जो आयनिक बॉन्ड है इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें तो ये कैसे बनता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड में जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल है उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसी का गेन करेगा। तो यहाँ सोडियम लूज करेगा, जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, सोडियम वाला ही इलेक्ट्रॉन लेगा, और आपस में वो बैलेंस हो जाएंगे। यानी कि ये क्या करते हैं, जो आयनिक बॉन्ड है इस फॉर्म्ड बाय द आपका जो है ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यानी कि ये ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो अपना ये ले लेगा, ठीक है, और यहाँ था ये 2, 8, 1, और ये फिर बन गया Na+, ठीक है। अब ये बन गया 2, 8, ठीक है, और ये बन गया जो है 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। ये अब बन गया 2, 8, 8, ठीक है। अब यहाँ बन गया नेगेटिव चार्ज, तो अब ये बन जाएगा Na+ NCl-, और तब हम इसको कंपाउंड की फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाएगा NaCl।
ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ऐसे आप कितने ही जो है एग्जाम्पल आप बना सकते हो कि एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, और उससे आप मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपने नियरेस्ट गैस, तो सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही लूज करता है मेटल, ये आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही आप शो करोगे। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, उसके बाद कोवलेंट का मैं थोड़ा समझा देती हूँ, उसके बाद हम अपना आते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखियो, जैसे हमने MgCl2 बनाना है तो हमें पता है मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 282, तो लास्ट सेल में कितने हैं, और जो क्लोरीन होता है वो 287। ठीक है, इसके लास्ट सेल में 7, इसमें 2 है। तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो भी देखो मैं साथ साथ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शॉट में, तो 2 दिखाएंगे। क्लोरीन में 7 है तो 7 दिखाएंगे। ठीक है, ये आपके 7। अब देखो यहाँ पे जो है एक क्लोरीन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि 2 लेगा तो फिर 9 हो जाएंगे, वो तो अनस्टेबल हो जाएगा, वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। इट मीन्स यहाँ पे एक क्लोरीन और आएगा। ठीक है, तभी ये आपका आयनिक बॉन्ड बना पाएंगे। तो यहाँ पे अब 2 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 लूज करेगा तभी वो क्या बनेगा, 10 पे आएगा, क्योंकि वो 12 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये बन गया 28। ठीक है, जब एक इसको दे देगा और जब एक इसको दे देगा, अब ये बन गया 288। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, और ये भी 288, तो ये भी 18 पे आ गया और ये भी 18 आर्गन के बराबर आ गया। ये आपका 28 10 के बराबर आ गया, यानी कि नियोन वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, तो मैग्नीशियम क्या बन गया, Mg2+। 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। ठीक है, और जो क्लोरीन है वो 2 क्लोरीन है, तो आपका जो है माइनस इस पे चार्ज और माइनस इस पे चार्ज। ठीक है, 2 क्लोरीन है तो हम 2 क्लोरीन को 2 आगे लिख सकते हैं एंड 2Cl- भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 2 क्लोरीन है, लेकिन Cl- ही होता है, -2 कुछ नहीं होता कि आप 2 माइनस ले लो बाकी क्लोरीन 1 लो, एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है तो -1 ही चार्ज आएगा, लेकिन क्लोरीन 2 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2Cl-। तो ये आपका आ गया 2Cl-। अब 2 Cl भी आ गए और दोनों पे एक एक चार्ज भी आ गया, तो अब ये जो कंपाउंड बना उसको हम क्या बोल देंगे, MgCl2। ठीक है, ये MgCl2 बन गया आपका ये कंपाउंड। तो इस तरह से हम ये आयनिक, तो आयनिक बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई, आयनिक बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो हम कहेंगे, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड by complete transfer of electron, complete transfer of electron from one element to another element कहें, या from metal to non metal कहें, दोनों ही ठीक है। एलिमेंट भी लिख सकते हो, फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, तो उसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब उसके बाद देखते हैं, आप बहुत सारे कंपाउंड इस तरह से बना सकते हो। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड देख लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 नॉन मेटल्स, 2 एलिमेंट कहें या 2 नॉन मेटल भी कह सकते हैं, 2 एलिमेंट भी कह सकते हैं, 2 नॉन मेटल भी, 2 एलिमेंट्स या 2 नॉन मेटल। ठीक है, तो अब देखो, अब देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड किसका, 2 नॉन मेटल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, तो देखो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इधर इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो हम 1 कहेंगे। अब इसके जो नियरेस्ट गैस है वो कौन सी है, नोबल गैस हीलियम है, और हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं फर्स्ट सेल में, तो इसका फर्स्ट सेल भी अभी कंप्लीट नहीं है, मतलब फुल नहीं है, फुल का मतलब 2 होते हैं तो 2 ही होने चाहिए, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये मांगता है, एक इलेक्ट्रॉन ये भी मांगता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये ऐसा है कि नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन ये लूज, वैसे हाइड्रोजन आपका H+ में आता है, जब ये मेटल के साथ कंबाइन
कंबाइन होगा, जैसे सोडियम के साथ अगर कंबाइन होता है तो Na+ आता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, H- में आ जाएगा, ठीक है, तब तो ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर ये नॉन मेटल के साथ आता है, जैसे H है और इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर इसका जो है H+ चार्ज आ जाता है। लेकिन ये तब होता है तब आपका इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, नॉन मेटल जो है इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी शो करता है। जब वाटर में डिसोल्व करते हैं तो अपने आयन दिखाते हैं ये, ठीक है। अदरवाइज जो आपके दोनों ही मेटल है Hb और Cl भी, लेकिन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से नेगेटिव चार्ज उस पर दिखाएंगे तो ये फिर पॉजिटिव चार्ज बना H+ आयन बनाता है, जैसे आपका वाटर में H+ आयन होता है जो उसको डिसोल्व करते हैं, जब आयंस बनते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है, अभी ये दो मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे को स्टेबल कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो एक दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन ये तो नहीं है कंप्लीट खींच लेगा और फिर इसके ऊपर प्लस उस पर माइनस, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपका जो है अट्रैक्टिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बॉन्ड बनने वाला जो है या बॉन्ड बन गया उसमें से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना। तो ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो यहाँ क्या करेगा, ये एक दूसरे का जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ भी काउंट होंगे और ये इसके साथ भी काउंट होंगे। अब जो शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन आएगा और जो बॉन्ड बनेगा वो दोनों का होगा और दोनों के साथ बराबर बराबर काउंट होगा, तो उसमें हम कहेंगे कि यहाँ जो बॉन्ड बना वो कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ जो बॉन्ड बना वो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, नॉन मेटल के बीच में। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देती हूँ। जैसे आपका यही HCl का ही ले लेते हैं। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको एक चाहिए और इसको भी एक चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये 2 8 7 है, लेकिन दोनों नॉन मेटल है तो दोनों क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि दो इसका 8 हो जाएगा और इसके 2 हो जाएंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके 2 हो गए और ये इसके साथ एक जो है हाइड्रोजन से इसने शेयर कर लिया तो इसके 8 हो गए। तो यहाँ ये 2 8 बन गया और ये 2 बन गया। तो अब ये जो बॉन्ड बना इसको हम कहेंगे, देखो ल्यूज नहीं किया हाइड्रोजन ने, यहाँ शेयर किया है, ल्यूज नहीं किया, तो यहाँ हाइड्रोजन ने शेयर किया, लेकिन दोनों नॉन मेटल है तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा बनेगा, HCl का जो बॉन्ड बनेगा वो आपका ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। देखो अभी ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, गैस है ये, ठीक है, इसमें कोई पानी नहीं है, इसके आयंस अभी नहीं बनेंगे। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर वाटर में डिसोल्व किया जाए तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, एक की बहुत कम है, तो हाइड्रोजन वहाँ H+ की फॉर्म में आएगा, Cl- की फॉर्म में। तो ऐसे कंपाउंड को जो अपने आयंस में बदल जाते हैं वाटर में डिसोल्व होने के बाद, उनको हम पोलर कंपाउंड बोलते हैं। पोलर मतलब जो डिसोल्व इन वाटर, यानी कि अपनी पोलरिटी दिखाए, प्लस और माइनस जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्लस माइनस करके आपका जो है पोल्स पे इलेक्ट्रोड्स पे जा सके। तो ऐसे जो कंपाउंड है जो अपने आयंस दिखाते हैं वो बहुत कोवलेंट कंपाउंड जो है बहुत रेयर है जो पोलरिटी शो करते हैं। तो ये पोलर कंपाउंड है जो अपने पोल दिखा रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैस है तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर ये एसिड होता है वाटर में डिसोल्व बनता है तो ऑब्वियसली H+ और Cl- के फॉर्म में जाएगा, वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, लिक्विड की फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस होगा वो। अभी इसको सिर्फ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के नाम से हम जानते हैं। और कोई एग्जाम्पल हम देखें, क्लोरीन देखिए, ठीक है। अब क्लोरीन जो है ये सब वो है जो आपके सिंगल बॉन्ड शो कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड शो कर रहे हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब इसको भी आपका एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में शेयर करेंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे एंड बाकी आपके जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ रहेंगे और इसके भी जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ रहेंगे। तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बीच में है दोनों के साथ शेयर होंगे, तो इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। तो Cl के बीच में जो बॉन्ड बना ये आपका क्या है, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो नॉन पोलर होता है। जैसे H2 है जो HH जो मैंने अभी बनाया था HH, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो पोल नहीं दिखाएगा, ये नॉन पोलर होते हैं। ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम मिल गए तो मॉलिक्यूल बन गया, तो सेम है तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये आपका जो है क्लोरीन ये भी नॉन पोलर है क्योंकि दोनों सेम है। HCl जो है वो पोलर है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए पोलरिटी शो करता है ये। उसके बाद ये तो हो गए सिंगल बॉन्ड वाले। अब देखो डबल बॉन्ड कैसे बनता है,
वो भी हम देख लेते हैं। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 ही होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है। इसमें भी 6 होते हैं। ऑक्सीजन जो है एटॉमिक नंबर 8, तो फर्स्ट में 2 आएंगे और सेकंड में 6, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डॉट, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जो इस तरह से हम बना रहे हैं। अब देखो इस ये 2 6 है, ये भी 2 6 है। अब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है कि आए और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे? दोनों नॉन मेटल है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, नॉन पोलर ही बनेगा। तो आपका यहाँ पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में थे, इसके भी और इसके भी, ये आपके मिलेंगे बॉन्ड, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के साथ रहेंगे। तो बीच में जो 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं वो दोनों के साथ शेयर होंगे। तो 6 तो इसके पहले थे, 2 इस वाले शेयर हो गए, तो ये आपका बन गया 8, और इसके भी 6 तो पहले थे, 2 इसके वाले, लेकिन 2 इसके भी शेयर कर लेगा, तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये आपका डबल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और ये बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 नॉन मेटल्स। और जो आपका एक मेटल नॉन मेटल लेते हैं वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ एक एग्जांपल नाइट्रोजन का हम लेते हैं, जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन देखो आपका जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 5 हम बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक 5 इसके अंदर जो है वो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होता है, और इसमें भी जो है वो 5 होते हैं। तो ये आपके 2 तो अपने पास रखेगा, और बाकी ये भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहता है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, 3 इसको, तो ये आपस में 3 क्या करेंगे? शेयर कर लेंगे इस तरह से। तो नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये भी नॉन पोलर होता है। N2 गैस, O2 गैस, H2 गैस, Cl2 गैस, ये इसी तरह से स्टेबल होते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में, ये गैसेस, ठीक है। डाई एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होते हैं, वैसे ये अनस्टेबल होते हैं। जैसे एलिमेंट हम कहते हैं ऑक्सीजन कभी नहीं आता, ऑक्सीजन का नाम लेते हैं तो O2 ही लिखना है। नाइट्रोजन गैस N2 ही होता है, Cl2 गैस, हाइड्रोजन गैस H2 गैस, लेकिन He2 नहीं होता, क्योंकि वो पहले स्टेबल है, वो ना शेयर करेगा, ना आपका हीलियम जो है वो He2 कभी नहीं बनता, ठीक है। He2 कभी नहीं, क्योंकि वो पहले ही स्टेबल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन ना यूज करेगा ना शेयर करेगा, ठीक है। दूसरे हीलियम से भी नहीं मिलना चाहेगा, तो He2 कभी नहीं बनता। तो जो नोबल गैसेज है वो मोनो एटॉमिक गैसेज होती है, ये जो गैसेज है ये डाई एटॉमिक गैसेज होती है। तो अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक है तो नॉन पोलर होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा है तो वो पोलर होगा, उसमें फिर आयंस बनेंगे जो वाटर में हम डिसोल्व करेंगे। तो ये सारा आपका हो गया कोवलेंट बॉन्ड का, और सिंगल डबल ट्रिपल का मैंने बता दिया, और आपका आयनिक बॉन्ड का। अब आयनिक बॉन्ड में क्या है? प्लस माइनस चार्ज बनते हैं, तो वहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा आपके हार्ड भी होंगे, और उनको अगर हैमर का मतलब थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं, ब्रिटल है, टूट जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। सॉलिड अगर स्टेट में है, मेल्ट होंगे तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आयंस बनेंगे। सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज है कि हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। जो आपका मोटा मोटा मैंने जो समझाने वाला काम था वो मैंने आपको बता दिया, और अब हम अपने चलते हैं चैप्टर पे। अब मैं आपको डिटेल से कराती हूँ। ये तो आप सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ देखिए, आप यहाँ से हम देखें, ये सब चीज़ें तो आपको बिल्कुल मतलब ध्यान रखनी है। इन टेक्स्ट को क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। अब यहाँ देखो, ये आपका आ गया जो है, ये सब मैंने आपको डिटेल में बिल्कुल अच्छे से करा दिया है, ठीक है। यहाँ हो गया, यहाँ यही बता रहा है कि सोडियम है वो मेटल है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके एम सेल में इतना है। तो ये थ्योरेटिकल की बजाय आपको मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है प्रैक्टिकली, और आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए, जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिए हुए हैं, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं जो है यहाँ रब कर रही हूँ। आप साथ साथ एक या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या उतार लिया करो, वीडियो को स्टॉप करके देख लिया करो, ठीक है। जो चीज़ें मैं समझाती हूँ वो फिर दिमाग में रह जाती हैं, उनको आप थोड़ा नोट्स टाइप बना लिया करो, ताकि फिर रिवीजन करने में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। अभी देखिए, ये देखो नोबल गैस इसने दे दिया,
हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, 2, 10, 18, तो ये सब आपको दे दिया। मेटल्स जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल होते हैं, ठीक है। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इधर आपका मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारे एल्यूमिनियम है, ये आपके गिने चुने मेटल्स हैं। इसके अलावा आयरन है, जिंक है, ठीक है, ये आपके मेटल है, ठीक है। सिल्वर है, गोल्ड है, तो ये तो आपके इतने रिएक्टिव नहीं होते, इनका हमें नहीं देखना है, ये आपको ध्यान रखना है। आयनिक बॉन्डों के लिए ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन ड्यूस जल्दी करते हैं, ये आपके जो है इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है जैसे सिल्वर और गोल्ड। आयरन जो है और जिंक है ये आपका मेटल है, बट इनका यहाँ हमें कोई बॉन्ड वॉन्ड बना के नहीं देखना, बट आपको ये मेटल है ये ध्यान रखना है। ऐसे तो मरकरी भी मेटल है, Hg, मेटल्स का आपको ध्यान रखना है। इनके ऊपर भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन तो लूज करते हैं ये भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो ये भी लूज करते हैं। उसके बाद देखो नॉन मेटल में ध्यान रखना है आपको, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो गिने चुने आपको ध्यान रखने। 20 तक जो एलिमेंट्स हैं 9th क्लास में और 10th क्लास में 20 तक बहुत इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स के लिए। बाकी डिटेल में तो आगे 11th में आएगा ही आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है। नॉन मेटल्स में नाइट्रोजन से स्टार्ट हो जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियोन को छोड़ देना है, उसके बाद सोडियम नॉन मेटल आ गया। उसके बाद आपको जाना है फॉस्फोरस पे, सल्फर पे एंड क्लोरीन पे, ये नॉन मेटल है जो आपको ध्यान रखने हैं। इन पे सब पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो 7, 8, 9, 15, 16, 17 इनका एटॉमिक नंबर है, ये 11, 12, 13, 19, 20। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया 281, 282, 283, 13 एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, ठीक है, 2881। ये आपको पोटाशियम का पता है, फर्स्ट सेल में 2 आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, एंड थर्ड में आपका फिर 8 आ गए। आप कहोगे मैडम थर्ड में 18 क्यों नहीं आए, ठीक है। तो देखो 19 एटॉमिक नंबर है पोटाशियम का, तो 2, 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अब 8 से ज़्यादा तो आते नहीं सेकंड सेल में, 10 हो गए। अब बचे कितने, 10, ठीक है, 19 है, तो 10 में से 9 बच गए। अब 9 हम नहीं लिख सकते, ये रूल है, या तो आप 8 ही लिखो, जो बच गया वो अगले सेल में, या फिर आप 18 ही लिखो। तो या तो आप M सेल में 18 ही लिखोगे, अगर 18 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो फिर 8 लिखो और बच गया वो फिर नेक्स्ट सेल में। तो हमारे पास 18 थे नहीं, हमारे पास 18 की बजाय 9 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो हम 8 ही लिखेंगे, जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट सेल में, तो ये 881 हो जाएगा। ऐसे ये 20 है, तो 2, 8 तो आ गया, 10 हो गए। अब हमारे पास 10 और बचे थे, तो 10 बचे हैं, तो 18 लिखो या फिर 8 लिखो। तो हमारे पास 18 थे ही नहीं, तो हमने 8 लिखा और फिर बचा वो 2 इसमें लिखा, तो ये 2882 ये आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 257 हो गया, 268 हो गया, 279 हो गया, 285 15 हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस 286 16 हो गया, सल्फर 287 जो है क्लोरीन हो गया। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। अब देखो सोडियम क्लोराइड का जो है बॉन्ड बना के दिखा रहा है, ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में करा दिया है, एक बार इसको देख लोगे, ठीक है। ये आपका सोडियम कटायन बन गया, ये अनायन बन गया। कटायन बोलते हैं आपका जो मेटल से बनता है, मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो फिर जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है और उसको हम कटायन बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास होती है तो ये जाएगा जो है कैथोड पे, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे। तो कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए इसको कटायन बोलते हैं। और जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जाता है हमेशा एनोड पे, और एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो फिर ए फॉर एनोड, तो इसलिए इनको अनायन बोलते हैं, तो इनको हम बोलेंगे अनायन, तो अनायन, ठीक है। तो ये ध्यान रख लोगे, अनायन एनोड पे जाता है तो अनायन हमेशा नेगेटिव होगा, कटायन हमेशा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। कटायन काटना यानी कि इलेक्ट्रॉन काट देना, हटा देना, रिमूव कर देना, लूज कर देना, ठीक है। तो ध्यान रख लोगे इसको। तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया, और ये अपोजिट चार्ज, सोडियम क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सब इनकी प्रॉपर्टीज है। अब देखिए कॉमन कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, तो इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद MgCl2 में कह रहे हैं कटायन अनायन बता सकते हैं, तो बिल्कुल Mg2+ जो है वो कटायन है, N2Cl- जो है वो अनायन है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में मैंने आपको बता दिया कि आयनिक कंपाउंड जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे,
ठीक है, ब्रिटल होते हैं। और एक आप ध्यान रखोगे, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सोल्यूबल ओनली इन वाटर, वो किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होते, बल्कि आयनिक जो कोवलेंट कंपाउंड है वो अपोजिट है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोवलेंट कंपाउंड नहीं करते, आयंस उनमें नहीं बनते तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, वो इतने हार्ड भी नहीं होते, मेल्टिंग पॉइंट उनका लो होगा, कोवलेंट कंपाउंड का आयनिक का ज़्यादा होगा क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का, ठीक है। और दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे आपका केरोसिन है, ठीक है, ये ऐसे जो सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनमें वो सोल्यूबल होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं कोवलेंट कंपाउंड, और जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि उनमें आयंस होते हैं, तो वाटर्स में भी आयंस होते हैं तो मिल जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सोल्यूबल नहीं होते, तो दे आर सोल्यूबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड का बता रही हूँ, एंड इनसोल्यूबल इन अदर सॉल्वेंट्स। तो यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये एक बार देख लेते हैं, इस एक्टिविटी को हम सोल्व करते हैं, इससे हम थोड़ा और सीख पाएंगे। तो एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड ले लिया हमने, ठीक है, NaCl ले लिया, उसके बाद पोटाशियम आयोडाइड KI ले लिया, एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2 ले लिया, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज साल्ट, तो हम कहेंगे दे आर हार्ड, क्योंकि आयन साइन में दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, टूट भी जाते हैं प्रेशर अप्लाई करते हो तो ब्रिटल, ठीक है, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब टूट जाना, ठीक है। उसके बाद टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन स्पैचुला, हीट डायरेक्टली, देखो ये दिखा भी रखा है, ये स्पैचुला यहाँ साल्ट ले लिया और इसको हीट डायरेक्टली कर रहे हैं, तो कहता है कैसी फ्लेम आएगी। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, डू दिस कंपाउंड मेल्ट, तो हम कहेंगे जो कलर है वो फ्लेम का चेंज होता है, सभी का अलग होता है। NaCl है, ये ऑरेंज कलर देगा फ्लेम में, ऑरेंज येलो, ठीक है। KI है वो वॉयलेट देगा, वॉयलेट कलर। BaCl2 है, ये आपका ग्रीन कलर देगा, सबका अलग होता है, साल्ट का सबका अलग कलर होता है फ्लेम के अंदर। उसके बाद ये मेल्ट होंगे, नहीं, हार्ड है तो डू नॉट मेल्ट, डू नॉट मेल्ट, ये मेल्ट नहीं होंगे। ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल इन वाटर, पेट्रोल एंड केरोसिन, तो हम कहेंगे ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, एंड इनसोल्यूबल इन केरोसिन, और क्या दिया हुआ है, पेट्रोल, इनसोल्यूबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। ये जो केरोसिन पेट्रोल है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनमें ये इनसोल्यूबल होता है। उसके बाद मेक ए सर्किट एंड इंजर्ट द इलेक्ट्रोड इन 3.8 में, जैसे हमने मेटल के साथ किया था। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, टेस्ट द साल्ट सैंपल इन दिस मैनर, तो हम कहेंगे दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे क्योंकि आयंस होते हैं साल्ट में, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब ग्लो करेगा यहाँ पे, ठीक है, बल्ब ग्लो करेगा। व्हाट इन्फर इज योर, व्हाट इज योर इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड, तो क्या है ये, दीज आर आयनिक कंपाउंड, दीज आर आयनिक कंपाउंड्स, हमें पता है ये आयनिक कंपाउंड है, Na+Cl- K+I- Ba2+2Cl-, ये सब में आयन से तो आयनिक कंपाउंड है। उसके बाद देखो ये आपका जो है एक एक्टिविटी जो दे रखी थी उसका ये दिखा रखा है, ये कलर को जो है इस तरह से हम फ्लेम देखेंगे किस तरह का कलर। अब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखिए, इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हीट करने पर ही वो मेल्ट होंगे। तो यहाँ पे जो है जरा से हम हीट कर रहे हैं, फ्लेम में कलर दे रहे हैं तो वहाँ ये मेल्ट नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई मेल्ट हम करें तो मेल्ट होंगे। तभी आपका जो है एक बात ध्यान रखना, कोई भी आयन हो मेल्ट मोल्टन जब स्टेट में होता है तो ही आपका वो आयंस में बदलता है, और आयंस में जब बदलता है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। या उसका इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है, कैथोड एनोड पे जब मेटल को हम निकालते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो आपका जो है जैसे Na+Cl- है तो Na+ आपका जो है कैथोड पे जाता है, और Cl जो गैस है, Cl2 गैस, वो आपका एनोड पे निकलती है। तो ये जो प्रोसेस है ये तभी होगा जब वो मोल्टन स्टेट में होंगे, यानी कि पिघले हुए, और वो तब होता है जब बहुत हाई टेम्परेचर उनको दिया जाए। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई है, तो इनको हीट बहुत ज़्यादा चाहिए, ये आप कंपेयर इनको कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, यहाँ देखिए पूरा उसने डिटेल में दे दिया है। यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो देखो आप यहाँ पे एक बार मोटा मोटा आपको दिया गया है, तो एक बार आप इसको देख सकते हो।
जो इसमें से पॉइंट आउट करने वो आप देख सकते हो। ये देखिए फिजिकल नेचर, तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, जनरली ब्रिटल होते हैं, ब्रेक इनटू पीसेस, प्रेशर इज अप्लाइड, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, और इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्ट्रॉन्ग इंट्रायनिक अट्रैक्शन के कारण। सोल्यूबिलिटी जो है ये सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल वगैरह। कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण होती है। एंड ए सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Ionic compound in the solid state do not, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता भी है। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड अगर बिल्कुल सॉलिड है और जुड़े हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जब तक वो मेल्ट नहीं होंगे, आयंस में नहीं टूटेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में। दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे, सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर, बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, ठीक है। दिस is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the opposite charge particles are overcome due to the heat and thus the ions move freely and conduct the electricity। तो ध्यान रखोगे, सॉलिड स्टेट में अगर है, सॉलिड स्टेट में सॉलिड अगर साल्ट है जो है आयनिक कंपाउंड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, मोल्टन में करेगा, ठीक है, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन मैं आपको जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी के उनके साथ कराऊंगी। अभी हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये पूरा इसमें डायग्राम जो है बना के भी दिखाया गया है, तो उसको भी आप ध्यान रखोगे और बीच बीच में मैं आपको बता भी दूंगी कहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो, अकरेंस ऑफ मेटल का क्या है, देखो अर्थ में जो है, अर्थ क्रस्ट में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, साल्ट होते हैं जैसे अर्थ क्रस्ट में, और वो मिक्स होते हैं, जैसे NaCl भी अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है, माइनिंग जो होती है उसकी, कोयले की जैसे माइनिंग होती है ऐसे उसकी भी होती है, ठीक है। बहुत साल पहले समुद्र है वो अपने आप ड्राइड अप हो जाते हैं और फिर उसका एक चट्टान सी बन जाती है, उसको रॉक साल्ट बोलते हैं। मैंने इसी चैप्टर में आपको सेकेंड चैप्टर में आपको कराया कॉमन साल्ट में। तो ऐसे आपका जो है एक्सट्रैक्शन है, अर्थ जो क्रस्ट है, उस अर्थ क्रस्ट में जो है जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, सम मिनरल्स विच हैव हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल, किसी पर्टिकुलर मेटल की हाई परसेंटेज होती है, वो कई पर्टिकुलर जगह पे पाया जाता है, ठीक है। सम मिनरल्स कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, पर्टिकुलर मेटल, ठीक है। कोई पर्टिकुलर मेटल होता है, उस मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि वहाँ से निकालना है, प्योर करना है। इम्प्योरिटी उसमें होती है तो इम्प्योरिटीज़ को भी हटाना है और मेटल को हमें लेना है अपने काम में, अपने नीड के हिसाब से। तो उन मिनरल्स जिसमें मेटल प्रेजेंट है उनको हम बोल देते हैं ओर, यानी कि ओर वो है फ्रॉम विच द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। ओर क्या है, ओर इज द सब्सटेंस विच इज कमिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ओर इज द मिनरल, ठीक है। और मिनरल तो सारे ही हैं, लेकिन वो मिनरल जिसमें से मेटल निकल रहा है उसको और एक अलग नाम दिया है। तो और इज ए सब्सटेंस फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, और ये एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है जहाँ पे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्योर फॉर्म में, इम्प्योरिटीज हटा के उसको प्योरीफाई किया जाता है और रिफाइन किया जाता है और अपने यूज में लाया जाता है। तो एक तो मिनरल होता है, मिनरल सारे ही होते हैं जिसमें मेटल है नहीं है, जो अर्थ क्रस्ट से निकली वो सारी चीज मिनरल है। और क्या है, फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, कैन बी एक्सट्रैक्टेड, उसको हम और बोल रहे हैं, ये आप ध्यान रखोगे। तो देखो इसमें जो है ये कह रहा है, बताया हुआ है अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। कुछ देखो, कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे जो रिएक्टिव नहीं है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने कराई, बहुत कम है इनकी रिएक्टिविटी। तो जिनकी रिएक्टिविटी कम है वो किसी के साथ कंबाइन ही नहीं होंगी, ठीक है, रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। सिल्वर के फिर भी आपके जो है सिल्वर, ऐसे कॉपर है, कॉपर का भी, अब इसमें से भी जो है सिल्वर के और कॉपर के तो फिर भी सल्फाइड मिलते हैं, यानी कि एयर के साथ रिएक्शन करेंगे और सल्फाइड के साथ इसके रिएक्शन होते हैं, तो सिल्वर सल्फाइड
ठीक है, AgS ऐसे कंपाउंड मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। ऐसे Cu2S कॉपर सल्फाइड, इस तरह के कंपाउंड मिलते हैं, लेकिन ये फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं। तो आपका कॉपर है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। और आपका जो प्लेटिनम है वो गोल्ड है, वो हमेशा फ्री फॉर्म में ही मिलेगा, किसी के साथ कंबाइन नहीं होता, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ना के बराबर होती है। तो इनका तो कोई आपका और बनेगा ही नहीं, मतलब कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा, और नहीं सॉरी कंपाउंड नहीं बनेगा। लेकिन कॉपर और सिल्वर के फिर भी सल्फाइड बनते हैं, सल्फाइड से उसको फिर निकाल के प्योर मेटल में लाया जाता है। वो प्योर में भी मिलते हैं और सल्फाइड की फॉर्म में, तो सल्फाइड की फॉर्म में उनको प्योर किया जाता है। तो ये आपका आ गया। तो कुछ फ्री स्टेटमेंट, सम ऑफ द फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव एंड दे आर ऑफन फाउंड इन ए फ्री स्टेट। तो मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज जो कराई थी उसमें आप ये समझो कि जो ऊपर वाले मेटल हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। उनको तो सिंपल हम हीट करेंगे तो ही वे आपके जो है मेटल इलेक्ट्रोलिसिस उनका कराएंगे तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएंगे हमें फ्री फॉर्म में। और जो मिडल में जो है रिएक्टिव हैं, मिडल में जो है रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को जाके देख लेना। देखो ये दी भी हुई है, ये जो पोटाशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो मेटल है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इनका तो इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक जो है एक सर्किट लगाना पड़ेगा, कैथोड एनोड बनाने पड़ेंगे, और ये आपके जो है मेटल जो है वो कैथोड पे लिबरेट हो जाएंगे, और बाकी जो बच गया वो आपका एनोड पे निकल जाएगा। कि मेटल जो है कैथोड पे ही निकलता है, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव होता है, तो मेटल कैथोड पे निकलेगा। तो ये तो आपका हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही हमें मिल जाएंगे। ये जो जिंक, आयरन, लेड और कॉपर है, ये रिडक्शन करना पड़ेगा इनका। अब ये किस में मिलते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। दो तरह के कंपाउंड इनके मिलते हैं। जो मिडल में जो है आपके जिंक है, आयरन है, लेड है, ये आपके जो है सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। वो हमें देखना पड़ेगा किस प्रोसेस से, किस में हमें मिले हैं और कैसे प्रोसेस से हम जाना पड़ेगा। तो उनको लाना पड़ेगा ऑक्साइड की फॉर्म में, और ऑक्साइड से फिर उनको रिडक्शन करेंगे कार्बन जैसे कंपाउंड से, और फिर वो आपका प्योर फॉर्म में आ जाएंगे, फिर उसकी रिफाइनिंग की जाएगी। उसके बाद सिल्वर और जो गोल्ड है वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है, ये किसी के साथ कंबाइन होंगे, वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। तो हमें तीन तरह से जो है आपके इनको डिवाइड करना है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। इस तरह से हमें इनको डिवाइड कर देना है, और तभी हम ये प्रोसेस कर पाएंगे। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है किस तरह से ये प्रोसेस चलता है, और क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको। अभी देखिए, आप पहले हम इसको रीड करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, ठीक है। कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज वेल एज देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड। तो जो कॉपर है और सल्फर है, सॉरी कॉपर है और सिल्वर है, ये आपके जो है ऑक्साइड फॉर्म में भी मिलते हैं, Cu2O एंड Cu2S, ठीक है। और जो है Cu2O नहीं, CuO, कॉपर ऑक्साइड, CuO एंड Cu2S, और ये आपका AgS, Ag2O एंड AgS, ठीक है, Ag2S एंड Ag2O, ठीक है। तो इस तरह से ही मिलते हैं। तो ये आपके कॉपर सिल्वर इस तरह मिलेंगे। उसके बाद द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर इन फ्री एलिमेंट, फ्री स्टेट में नहीं मिलते। द मेटल इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज, जिंक, आयरन, लेड आर मॉडरेटली रिएक्टिव, दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। तो आपका जो तीन है, जिंक, आयरन एंड लेड, ये मॉडरेट रिएक्टिव है, तो ये मिलते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है, ZnO, FeO, Pb2O3, ठीक है। और सल्फाइड की फॉर्म में ZnS, Fe2S, PbS, और आपके कार्बोनेट की फॉर्म में, कार्बोनेट आपका होता है ZnCO3, CO3, ठीक है, कार्बोनेट, सल्फाइड S और ऑक्साइड O जो है, तो ये इसके फॉर्म में मिलेंगे। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल आर ऑक्साइड्स, ऑक्साइड तो बहुत मेटल के मिलेंगे। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन अर्थ।
ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी कैन ग्रुप मेटल इनटू 3 कैटेगरीज। तो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो इसी के बेस पे भी ये मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज। देखो अब इसमें ध्यान से आपको समझना है, मैं इसी डायग्राम में आपको समझाऊंगी और इसी का यूज करके आपको माइंड में ये चीजें याद रखनी है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ओर को जो है, ओर हमने लिया, उसको कंसंट्रेट ऑफ ओर किया जाता है। यानी कि अगर बड़ा जो है एक पार्ट बहुत बड़ा लिया गया है तो उसको कंसंट्रेट किया जाता है, यानी कि बारीक बारीक पाउडर फॉर्म में उसको लाया जाता है ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें या रिफाइनिंग कर सकें। यानी कि बड़ा पार्ट है उसको छोटे पार्ट्स में उसको कंसंट्रेट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से फैला हुआ है तो उसको कंसंट्रेट कर लिया जाएगा एक जगह। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है। उसके बाद हम देखेंगे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में कौन कौन आ गया? सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में आ गया जिंक, आयरन एंड लेड। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में आ गया आपका सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, इनकी लो रिएक्टिविटी है। आपका जो है गोल्ड और प्लेटिनम रिएक्ट ही नहीं करता, तो सिल्वर कॉपर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है उनका तो सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस होगा। जैसे NaCl है, NaCl हमने मोल्टन लिया। ठीक है, मैं इधर समझा देती हूँ ताकि मुझे रब ना करना पड़े और आपको साथ साथ दिखाई भी दे। NaCl है, इसको मैंने मोल्टन लिया, पिघला लिया। ठीक है, अब इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, यानी कि जब इलेक्ट्रोड वगैरह लगाएंगे, पूरा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब होगा तो ये क्या करेगा? एक आपका कैथोड होगा, ठीक है, एक आपका एनोड होगा। तो 2NaCl हमें लेना पड़ेगा क्योंकि Cl2 गैस निकलती है, Cl अकेला कुछ होता नहीं है, तो 2NaCl। तो कैथोड पे हमेशा आएगा आपका जो है Na, 2Na, और एनोड पे हमेशा आएगा Cl2 गैस। अब ये बना कैसे? जो सोडियम है, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na+ बन गया। ठीक है, क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन बनेगा तो Cl-। तो 2 क्लोरीन होते हैं, 2Cl-। तो ये इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपका जो Cl- है, ठीक है, ये इस तरह से आयन बने। अब ये देखो जाते कैसे हैं, Na+ Cl- बन गया। अभी मैं एक बार आपको इसको दिखा देती हूँ। देखो Na+ Cl- बन गया, ये 2Na+ बन गया, ये 2Na+, ये 2Cl- बन गया। अब देखिए जो Cl- है वो जब इलेक्ट्रोड पे जाएगा Cl2 में कैसे, तो 2Cl- जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन करेगा लूज, तो -2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, रिमूव कर देगा। देखो नॉन मेटल है लेकिन मैं कह रही हूँ हटा देगा क्योंकि उसको न्यूट्रल आना है, अभी Cl2 में आना है। तो ये जब नेगेटिव चार्ज हटाएगा तभी तो Cl2 बनेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हटाएगा तो ये Cl2 बन जाएगा। इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन हटा रहा है, इसीलिए एनोड पे जा रहा है ये। ठीक है, Cl2 न्यूट्रल होकर एनोड पे जा रहा है कि नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को हटाएगा तो Cl2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में निकलेगा। ऐसे जो सोडियम है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, अब वो जाएगा एनोड की तरफ, सॉरी कैथोड की तरफ जिस पे नेगेटिव चार्ज है। ये आपका एनोड है, ठीक है, ये आपका कैथोड है। अब यहाँ 2Na+, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि 2 Na है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हटे थे वो, ये इसको भी न्यूट्रल बन रहा है। न्यूट्रल कब बनेगा? जब इसको वापस मिल जाएंगे। इसको भी न्यूट्रल बनना था, न्यूट्रल कब? जब इसका नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। इसको भी न्यूट्रल बनना है, न्यूट्रल कब? जो चीज़ चली गई वो वापस आ जाएगा तो न्यूट्रल बन गया। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे वो अपना ले लेगा। ठीक है, यहाँ मैं माइनस चार्ज दिखा रही हूँ, यहाँ प्लस चार्ज, ये ले लिए तो ये बन गया 2Na। अब इसके 11 के 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें पहले 18 थे, अब इसने दोनों हटा दिए तो दोनों क्लोरीन के पास 17 आ गए और इलेक्ट्रॉन शेयर करके Cl2 गैस यानी कि क्या बना लिया? कोवलेंट कंपाउंड बना लिया ClCl में, और यहाँ इसने 2Na अपना मेटेलिक बॉन्ड बना दिया Na का। ठीक है, तो ये आपका, तो ये 2Na जो है वो कैथोड पे निकलेगा मेटल। तो हमें तो मेटल एक्सट्रैक्ट करना था, तो मेटल कहाँ निकलता है? हमेशा कैथोड पे। तो ये होता है पूरा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो कैथोड पे हमेशा मेटल निकलता है और बाकी जो बच गया वो गैस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, वो आपका एनोड पे निकलेगा। तो हमें मेटल का याद करते हैं। ये आपका ये जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, पोटाशियम, NaCl हो गया, KCl हो गया, इनके जो क्लोराइड है, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम, इनके जो क्लोराइड है Cl, KCl
क्लोराइड मतलब Cl के साथ इनका कंपाउंड NaCl और MgCl2, ठीक है। ये इनके जो क्लोराइड है इनका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है और प्योर मेटल में हम इनको ले आते हैं। इस तरह से हमें जो है कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है, हमें मिल जाता है। तो ये इस तरह से है। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वो दो फॉर्म में हमें मिलेंगे। अब ये आपको समझ आ गया, अब उसको मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल से। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं होंगे, उनकी रिएक्टिविटी मीडियम है, ठीक है। तो वो दो फॉर्म में हमें मिलते हैं, या तो सल्फाइड की फॉर्म, देखो ऑक्साइड की फॉर्म में अगर मिल रहे हैं तो ऑक्साइड से मेटल को निकालना बहुत आसान है। तो अगर ऑक्साइड की फॉर्म में है तो सीधा उसको रिडक्शन करो कार्बन से, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से उसकी रिडक्शन करो। जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और आपका प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर ये ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है तो रिडक्शन नहीं हो सकता डायरेक्ट। तो अगर कार्बोनेट की फॉर्म में है, सल्फाइड की फॉर्म में है, तो हमें लाना पड़ेगा पहले ऑक्साइड की फॉर्म में, फिर उसको रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो अगर कार्बोनेट और है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले कौन हैं? जिंक, आयरन और लेड, ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं। तो या तो ये सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे, कार्बोनेट और मिलेगा इनको, ठीक है। जैसे ZnCO3 हो गया, यहाँ पे आपका ZnS हो गया, ठीक है। ये या तो इस फॉर्म में मिलेंगे सल्फाइड और, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में। तो अगर सल्फाइड और है तो इनको स्ट्रॉन्ग हीट करना है, दोनों को, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है, इसको भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ध्यान देना, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, दोनों को स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया, यहाँ तक सेम चल रहा है। अब देखो सेमेस्टर एग्जाम देते हो, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम देते हो तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सल्फाइड जो है ये आपका यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं रोस्टिंग, रोस्टिंग। तो ये याद रखना है कि रोस्टिंग जब होती है जब आप एक्सेस ऑफ एयर लोगे, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको ध्यान रखोगे ताकि आप प्रोसेस को भूलो ना। तो आप ध्यान रखोगे सल्फाइड, अब देखो सल्फाइड S से पहले क्या आता है? RS साथ साथ में आते हैं। तो ध्यान रखोगे सल्फाइड जहाँ आ गया वहाँ रोस्टिंग लगेगा, तो RS साथ साथ आ गए। एक तो चीज़ ये ध्यान रखोगे। तो सल्फाइड और के साथ कौन सा प्रोसेस लगेगा? रोस्टिंग, रोस्टिंग। और आपका जो कार्बोनेट है, अगर कार्बोनेट और है, कार्बोनेट और है तो कौन सा प्रोसेस लगेगा? कैल्सिनेशन। अब ये कैसे ध्यान रखोगे? C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। प्रोसेस तो याद हो गया, ये प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग प्रोसेस, कैल्सिनेशन प्रोसेस। ये सल्फाइड जो और है रोस्टिंग के बाद किस में बदल जाएगा? ऑक्साइड में। और ये भी और किस में बदल जाएगा? ऑक्साइड में। अब ये देखो करना कैसे है। जो भी सल्फाइड और है, सल्फाइड और है, उसको स्ट्रॉन्ग हीट किया, स्ट्रॉन्ग हीट किया, तो यहाँ याद रखना है कि रोस्टिंग प्रोसेस होगा ये, ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेस होगा। स्ट्रॉन्ग हीट किया तो किसकी प्रेजेंस में? एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर, एयर का मतलब O2, एक्सेस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन। तो E फॉर एक्सेस, S फॉर सल्फाइड। तो SE याद रखोगे, SE का मतलब सल्फाइड जो और है वो एक्सेस ऑफ एयर में है, तो इसको याद रख लोगे किसमें? सेमेस्टर एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम। जब सेमेस्टर एग्जाम होता है तो रोस्टिंग होती है, ठीक है, रोस्ट किया जाता है, आपको पकाया जाता है, रोस्ट किया जाता है, तभी आप एग्ज़ाम दे पाते हो, तभी आप फाइनल प्रिपेयर होते हो फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम जब दोगे जब रोस्टिंग होगी। अब सेमेस्टर का मतलब क्या है? सल्फाइड और। एग्ज़ाम का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। तो एग्ज़ाम पे मैं लगा देती हूँ एरो। एग्ज़ाम का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ एयर। और रोस्टिंग मतलब वो प्रोसेस है रोस्टिंग, जब सल्फाइड से आप ऑक्साइड बनाए हो एक्सेस ऑफ एयर में। ऐसे ही आपका जो कैल्सिनेशन बन गया, ठीक है, ये लास्ट में मैं फिर दोबारा से लिख के दिखा दूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं एक बार चैप्टर करा देती हूँ। अब देखो कार्बोनेट से बना कैल्सिनेशन, तो यहाँ पे आपका जो है एक्सेस ऑफ एयर नहीं आएगा, बस इस आपको ध्यान रखोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी नहीं, यहाँ पे लिमिटेड एयर लिख सकते हो आप, लिमिटेड एयर यानी कि लिमिटेड ऑक्सीजन,
ठीक है। तो इसको आप याद रखोगे C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन एंड L फॉर, एरो पे मैंने लिख दिया लिमिटेड एयर, यानी कि आप याद रख सकते हो कार्बोनेट और लिमिटेड, ये याद रख सकते हो, यानी कि कैजुअल लीव, Cl लेते हैं ना तो उसको बोलते हैं कैजुअल लीव, कैजुअल लीव, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रख लोगे, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। दोनों को स्ट्रॉन्ग हीट रखना है, लेकिन एक्सेस ऑफ एयर रोस्टिंग में आएगी और जो है लिमिटेड एयर आएगी आपका किस में, कैल्सिनेशन में। तो अब मैं एक बार इसको साफ लिख के दिखा रही हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। और बस अब इसमें इतना ही समझने का था, जब ये दोनों ऑक्साइड में बदल जाएंगे तो इसको रिडक्शन करा दो कार्बन से या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दो, वो मेटल की फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन के भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये देखिए सल्फाइड, एरो पे मैंने लगा दिया एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है, और ये बन जाएगा ऑक्साइड, या मेटल सल्फाइड था या मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। तो आप यहाँ रखोगे SE याद, SE यानी कि सेमेस्टर एग्ज़ाम। और रोस्टिंग कैसे याद करोगे कि आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम रोस्टिंग, आपको रोस्ट किया जाता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम रोस्टिंग, यानी कि सल्फाइड और एक्सेस ऑफ एयर एंड रोस्टिंग। उसके बाद सेकंड जो है वो आपका कार्बोनेट, ठीक है, और साथ में लिखोगे लिमिटेड एयर या ऑक्सीजन हम कहें, और ये बनेगा इस प्रोसेस, यहाँ पे भी बनेगा ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट से बनेगा मेटल ऑक्साइड। तो ये मेटल कार्बोनेट और ये आपका बन गया मेटल ऑक्साइड। दोनों ही ऑक्साइड बनाने के लिए तरीके हैं ये, मेटल ऑक्साइड। और इस प्रोसेस को बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जो है कैल्सिनेशन। तो C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। तो यहाँ आप याद रखोगे C कैल्सिनेशन, ठीक है। ये तो आपको याद रह जाएगा। Cl आप याद रखोगे कि लिमिटेड एयर है, तो ये बन जाएगा कैजुअल लीव। ये आपको याद रखने के लिए मैंने बता दी है शॉर्ट ट्रिक, कैजुअल लीव। तो आप इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, और ये कह सकते हो उल्टा नहीं लिखोगे। बच्चे ना प्रोसेस उल्टा लिख देते, कैजुअल लीव कैल्सिनेशन, CLC, ठीक है, कैजुअल लीव। तो ये आपका हो गया सेमेस्टर एग्जाम रोस्टिंग, CLC, ठीक है, कैजुअल लीव। तो यहाँ तक मैंने आपको करा दिया। अब ये देखिए ऑक्साइड बन गया, ये हो गया आपका सल्फाइड से रोस्टिंग हुआ, ये कैल्सिनेशन हुआ, ये ऑक्साइड ऑफ मेटल बन गया। अब इस को रिडक्शन ऑफ मेटल कराएंगे, फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल बन जाएगा। रिडक्शन किससे कराते हैं, कार्बन से, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। अब यहाँ देखिए, यहाँ लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो सल्फाइड में मिलेंगे। हमेशा मैंने आपको बताया था लो रिएक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर और कॉपर की, और वो हमेशा किस में मिलते हैं, सल्फाइड में। तो सल्फाइड की तो रोस्टिंग ही होगी, मेटल मिलेगा, रिफाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ ये हमारा प्रोसेस हो गया, तो इसको आप एक बार ध्यान रख लोगे। अब देखिए जो हमने मिला वो उसमें जो है, जो और हमारे पास आता है उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। उस इम्प्योरिटीज़ को हम कहेंगे और माइंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट कंटामिनेटेड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज़ सच एज सोयल सैंड कॉल्ड द गैंग्यू। ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको गैंग्यू बोलते हैं, गैंग्यू। और इनको हमें क्या करता है, द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर पीरियड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। को एक्सट्रैक्ट करने से पहले उनको रिमूव किया जाता है, ये वही प्रोसेस है। और इसको हम बोलते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस, टू प्योर द मेटल या रिमूव द इम्प्योरिटीज़। या गैंग्यू को रिमूव करना, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम मेटलर्जिकल प्रोसेस हम बोलते हैं। तो ये पूरा उसी के लिए प्रोसेस है। अब ये देखिए, ये आपको इसने एग्जाम्पल भी दे दिए जो है। ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से मैं आपको जो है फिनिश करा दूंगी। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और सब कुछ माइंड में रखना है, रिवाइज आपका अच्छे से हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कार्बन कंपाउंड भी जो है मैं कराऊंगी, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। तो ये देखिए
used for removing the gangue from the ore are based on the difference between the physical and chemical properties of gangue and ore। तो देखो जो हम प्रोसेस कर रहे हैं रोस्टिंग वगैरह, वो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी gangue या इम्प्योरिटीज और ore के बेस पे टेक्निक हम यूज करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द रिएक्टिविटी, अगर लो रिएक्टिविटी है, ठीक है, या अनरिएक्टिव है, तो ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। फॉर एग्जांपल सिनेबार है, सिनेबार होता है HGS, तो मरकरी इतना ज़्यादा वो नहीं होता HGS, तो HGS को हम सिर्फ हीट करें, तो हीट करेंगे तो देखो क्या है, अगर जो हमने HGS को हीट किया, ठीक है, हीट किया तो हीट में ऑक्सीजन तो आएगा ही, तो ये एक तो HGO बनेगा, ठीक है। अब ये जो HGO बना, ठीक है, प्लस SO2 गैस निकलेगा, ठीक है, क्योंकि सल्फर का कंपाउंड है तो SO2। अब ये जो HGO बना, ठीक है, जो HGO बना उसको हम दोबारा से ये एक्सेस में हीट करेंगे तो ये फिर Hg बना जाएगा, 2Hg, ठीक है, प्लस आपका क्या है, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। तो ये आप प्रोसेस देख लोगे एक बार, ये देखो HGS है, उसको हीट किया, तो जो ऐसे है जिनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, जो ऑक्साइड की फॉर्म में है ऑलरेडी, उनको तो हम खाली हीट करेंगे, तो पहले हीट करेंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में गए, सल्फाइड जो है वो पहले हीट किया, तो जिनकी रिएक्टिविटी लो है, अगर वो सल्फाइड की फॉर्म में भी है, जो लास्ट वाला था लो रिएक्टिविटी, सल्फाइड की फॉर्म में भी है, जैसे सिल्वर है, कॉपर है या मरकरी है, वो सल्फाइड की फॉर्म में है, तो उनको अकेला हीट करने से ही हमें मेटल मिल जाएगा। हीट करेंगे ऑक्साइड में बदलेगा, फिर और हीटिंग करेंगे आपका प्योर मेटल मिल जाएगा, तो Hg मिल गया, O2। सिमिलरली कॉपर है, वो भी आपका Cu2S है, और उसको हम करेंगे तो Cu2S है, 3O2 2Cu। अब देखो ये ध्यान रखना है, Cu2O है प्लस 3O2, ये बन गया जो है Cu2S, सॉरी Cu2S 3O2, तो ये बन गया 2CO2 और 2SO2। अब यहाँ पे जो ये बना 2Cu2O कॉपर ऑक्साइड जो बना, अब इसमें दोबारा जो हीट करेंगे, यहाँ पे हीट था, अब इसको दोबारा हीट सल्फाइड के साथ ही करना है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कॉपर वाले केस में जब कॉपर ऑक्साइड बन गया तो दोबारा हीट जो बचा हुआ सल्फाइड है उसी के साथ करना है, तो हमें मिलेगा 2 कॉपर ये और 4 कॉपर ये, तो 6 जो है कॉपर मिल जाएगा, प्लस हमारे पास जो है SO2 गैस मिल जाएगी, ठीक है, 2SO2 गैस। तो ये देखो 2Cu2S 3O2, तो ये 2SO2 मिल गया, 2Cu2 Cu2S और फिर ये 6CuSO2। तो ये जो है रिएक्शंस आप एक बार लिख के देखोगे तभी आपको जो है ध्यान रहेगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल एक्टिविटी, अब देखो लो रिएक्टिविटी वाले तो होगी, खाली हीटिंग से ही हो जाएंगे। अब जो मिडल एक्टिविटी वाले सीरीज थे, जिंक, लेड और आयरन, वो क्या करेंगे, दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड कार्बोनेट, ये मैंने आपको बता दिया, इट इज ईजियर टू मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ऑक्साइड से निकालना आसान है, तो कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बन, तो देयरफॉर प्रियर टू द रिडक्शन टू द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, उनको ऑक्साइड में बदलना है, सल्फाइड और कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रॉन्ग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस कॉल्ड रोस्टिंग। सल्फाइड रोस्टिंग हो गया, सेमेस्टर एग्जाम रोस्टिंग, एंड द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू द ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रॉन्ग इन लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस नोन एज द कैल्सिनेशन। तो CLC हो गया, कैजुअल लियो, ठीक है, कैल्सिनेशन द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन जिंक ओर्स कैन बी शोन। तो देखो जिंक का एग्जांपल इन्होंने लिया है, तो ये बहुत इजी है, 2 बार लिखा और याद हुआ। ZnS है, 3O2 लिया, एक्सेस ऑफ एयर है तभी ऑक्सीजन ले आया है, एक्सेस ऑफ एयर है तभी ऑक्सीजन लेना है, अदरवाइज नहीं। तो ये रोस्टिंग प्रोसेस है क्योंकि सल्फाइड का है, तो 2ZnO बना, 2SO2 बना। अब यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है तो लिमिटेड एयर है, तो फिर देखो दिखाया भी नहीं, यहाँ पे 3O2 था, यहाँ पे कोई O2 नहीं दिखाया। तो आपको जब कार्बोनेट को करेगा हीट तो आपको ऑक्सीजन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ लिमिटेड एयर है, तो O2 दिखानी ही नहीं है। तो कार्बोनेट को सीधा हीट किया, ZnO और CO2 गैस बाहर, जहाँ कार्बोनेट होगा CO2 तो निकालेगा ही, तो जिंक ऑक्साइड बन गया CO2। द मेटल ऑक्साइड दैट आर रिड्यूस टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाई यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। अब देखो ये जो बना ZnO, इसमें कार्बन से हम रिड्यूस हम करेंगे, तो ये फर्स्ट चैप्टर में आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन सीख के आए, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो जिंक मिल गया हमें और CO, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो यहाँ इसका रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन हो गया हमें क्या मिल गया, रिडक्शन हो गया हमें जिंक मेटल मिल गया। तो इसको हम रिडक्शन करेंगे किससे, ZnO प्लस कार्बन, Zn प्लस CO, ऐसे ही उसका होगा। U ऑलरेडी आयरन का भी ऐसे ही होगा और लेड का भी ऐसे होगा विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके ठीक है।
अच्छा, beside using the carbon to reduce the metal oxides, sometime displacement reaction can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium are used as the reducing agent. जो highly reactive metal है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, इनको हम यूज कर सकते हैं और ये क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हम रिडक्शन करके मेटल को निकाल सकते हैं। तो कार्बन से रिडक्शन कर रहे हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किससे होगा, जो हाई रिएक्टिव मेटल है वही लो रिएक्टिव मेटल को हटाएगा, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आपका ये जो है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपकी आ रही है। ये देखो, एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस द मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो लो रिएक्टिविटी उनको रिड्यूसिंग एजेंट हम ले लेंगे, हाई रिएक्टिविटी वाले को। दे कैन डिस्प्लेस द मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड, देखो MnO2 जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीज में कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3, और यहाँ जो हीट निकलेगी एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी कि जो मेटल हमारा निकला है मैग्नीज वो मोल्टन स्टेट में ही निकलेगा ऑलरेडी। ठीक है, तो मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4 एल्यूमिनियम, 3 मैग्नीज मिला, Al2O3 मिला और हीट मिला। तो जो एल्यूमिनियम है वो किसका काम कर रहा है, Al2O3 बना है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है। मैग्नीज ऑक्साइड से हमें क्या मिला, मैग्नीज मिला, तो ये खुद रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से हो गया तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन आपकी आती है, जो आयरन है, आयरन का जो ऑक्साइड है Fe2O3, ठीक है, उसके अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाएगा Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, और यहाँ पे भी हीट निकलती है, और इस रिएक्शन को, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, इसको ध्यान रखोगे, थर्माइट रिएक्शन। और ये रिएक्शन काम आती है Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम की। यहाँ पे एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसके ऑक्सीजन हटाएगा, Fe को प्योर मेटल हमें निकाल के दे देगा, Al2O3 बना देगा। तो इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो Fe निकला है वो ऑलरेडी मोल्टन स्टेट में निकला है, पिघला हुआ। ठीक है, तो इसको हम, जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनको ठीक करने के लिए काम किया लेते हैं, या कोई मशीन क्रैक्ड है उसको ठीक करने के लिए, तो लोहा पिघला के ऑलरेडी पिघला हुआ आता है इस थर्माइट रिएक्शन में, तो फिर वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको माउल्ड कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, जहाँ जैसा यूज़ हमें आयरन करना है उस हिसाब से। तो यहाँ दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्स सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड, दैट इज आयरन थर्ड है, ये बना कैसे, Fe+3NO-2, तो ये बन जाएगा Fe2O3। तो इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए इसको आयरन थर्ड बोलते हैं। विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज द थर्माइट रिएक्शन। तो ये ध्यान रखोगे, ये थर्माइट रिएक्शन है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी। अब देखो हम आते हैं जो हाईली आपके वो है टॉप रिएक्टिविटी है, मतलब सोडियम जो है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट, उसमें हम आते हैं। तो मेटल्स अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज हाईली रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ, देखो ये जो है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता, तो रिडक्शन से ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि कार्बन से उनको रिड्यूस क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मेटल है सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन से ज़्यादा, ऑक्सीजन से जो है ज़्यादा कनेक्ट है, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स द ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू कार्बन। तो कार्बन उनको रिड्यूस नहीं कर सकता, ऑक्सीजन को नहीं हटा सकता। ठीक है, तो टू द रिस्पेक्टिव मेटल, दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। तो जो सोडियम है वो NaCl, मैग्नीशियम है वो MgCl2, ठीक है, और आपका जो कैल्शियम है वो CaCl2, ये कैल्शियम भी आपका क्लोराइड से हो गया। द मेटल्स आर डिपॉजिट एट द कैथोड नेगेटिव चार्ज, वेयर एज द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपका जो है सोडियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्लोराइड जो है इनका, इससे इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था, इसमें KCl भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका देखो कैथोड पे Na+ है, वो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2Na न्यूट्रल बन गया, 2Cl- है, Cl2। एल्यूमिनियम जो ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ रिडक्शन, एल्यूमिनियम जो है वो Al2O3 से रिडक्शन, ये ध्यान रख लोगे। ये जो है एल्यूमिनियम, देखो सोडियम,
मैग्नीशियम और क्लोरीन, इनका तो क्लोराइड है, उससे हमें मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस से। एल्यूमिनियम जो है उसका इलेक्ट्रोलिसिस से तो हमें मिलता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन क्लोराइड नहीं, ऑक्साइड से हमें मिलता है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा ऑक्साइड से। तो उसमें एल्यूमिनियम मेटल हमें मिलेगा कहाँ पे, जो कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस मिलेगी हमें एनोड पे। तो ये ध्यान रख लोगे, कैथोड पे एल्यूमिनियम, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो कैथोड पे मिलेगा एल्यूमिनियम और एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये जो मेटल हमें मिले हैं ये प्योर नहीं है, इनकी रिफाइनिंग होती है, उनके बाद उनकी जो है रिफाइनिंग होती है, तभी वो हम यूज़ कर पाते हैं। तो द मेटल्स प्रोड्यूस बाय द वेरियस रिडक्शन के बाद जो मेटल मिला वो भी आपके प्योर नहीं है, नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन द इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में मैं आपको ये डायग्राम से समझाती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए। देखो क्या करते हैं, इसमें कॉपर को बढ़ा लेते हैं, मतलब कॉपर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एनोडाइजिंग प्रोसेस के लिए एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिया था, इस जो है 3rd चैप्टर में, ये जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें एनोडाइजिंग, ठीक है। और इसका जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का, वो कॉपर का एग्जाम्पल लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसमें होता क्या है, एक जो है आप कैथोड ले लो, जो कैथोड आप लिया वो आपने ले लिया प्योर मेटल, प्योर कॉपर, कैथोड ले लिया आपने प्योर कॉपर, और एनोड ले लिया आपने इम्प्योर कॉपर। देखो दोनों ही कॉपर लिए हैं, इसमें इम्प्योरिटी भरी है, कैथोड ले लिया प्योर कॉपर, एनोड ले लिया इम्प्योर कॉपर, और यहाँ भर दिया कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें पूरा जो है अपना इलेक्ट्रिक वायर जो है, इसको पूरे को सर्किट को हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही आयंस बनेंगे तो यहाँ एनोड से जो प्योर कॉपर है वो धीरे धीरे निकल के, प्योर कॉपर है वो धीरे धीरे निकल के सॉल्यूशन में आपका आ जाएगा, ठीक है। प्योर कॉपर धीरे धीरे सॉल्यूशन में आ जाएगा, और वो कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, इम्प्योर से प्योर निकलेगा। इम्प्योर है उसमें तो प्योर भी है और इम्प्योरिटीज़ भी है, तो इम्प्योरिटीज़ को तो नीचे सॉल्यूशन में डूब जाएंगी वो, और जाके एक जगह जमा हो जाएगी एनोड के नीचे ही। तो सॉल्यूशन में जो है कॉपर, प्योर कॉपर निकल के वो नीचे यहाँ जमा हो जाएगा, मतलब नीचे यहाँ सॉल्यूशन में चला जाएगा, और उसमें से वो निकल के कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, प्योर पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इम्प्योरिटी बच गई, इम्प्योरिटी जाके सॉल्यूशन में डूब जाएंगी, यानी कि कलेक्ट हो जाएंगी, और नीचे एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। तो यहाँ ध्यान रखना है, जो कैथोड है वो प्योर कॉपर है, एनोड है वो इम्प्योर है। इम्प्योर में से प्योर निकलता है, सॉल्यूशन में जाता है और कलेक्ट हो जाता है किस पे, कैथोड पे। मेटल तो कैथोड पे ही निकलता है, तो कैथोड पे जाके जमा हो जाता है। तो जो प्योर कॉपर था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि एक जो हमने इतनी लेयर ली थी वो इतनी थिक हो जाती है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा कॉपर आता जाता है, इम्प्योर से आता जाता है, और प्योर जो है वो थिक लेयर बन जाएगी। इम्प्योर है वो थिन बनती जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, प्योर कॉपर जाता जाएगा। तो इम्प्योरिटी जो है वो थिन बन जाएगी, और प्योर है वो थिक बन जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज हैं, जब पूरा कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, वो सॉल्यूशन में नीचे चली जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी एनोड के नीचे, उसको बोलेंगे एनोड मड। ये पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक। इसमें कॉपर का ही एग्जाम्पल लिया जाता है, ध्यान रखोगे। और निकल भी हम ले सकते हैं, बहुत सारे मेटल है जो इस प्रोसेस से होते हैं, लेकिन कॉपर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड एज द एनोड। इम्प्योर लेना है एनोड को, एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज मेड ऑफ द कैथोड। देखो ये थिन लिया है था, लेकिन थिक बन जाएगी। सॉल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट इज यूज एज द इलेक्ट्रोलाइट एंड द apparatus is set up. Okay, on passing the electric current, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte, and equivalent amount of the dissolve हो जाएगा वो, and equivalent amount from the electrolyte is deposit on the cathode. वो कहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा, कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा। कहाँ डिपोजिट हो जाएगा, कैथोड पे। तो आप 2 बार इसको पढ़ोगे, या डिपोजिट और कैथोड समझा दिया मैंने आपको। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, एंड वेयर एज द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड आर नोन एज द एनोड मड। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ गए, मैं कराऊंगी बाद में, ठीक है, जब एक्सरसाइज कराएंगे तब। अब देखिए कोरोजन। अब कोरोजन में सबसे पहले तो मैं ये एक्टिविटी आपको करा देती हूँ। ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया। देखो 3 आयरन नेल ले ली है। फर्स्ट में क्या है,
आपका पानी भरा हुआ है और उसको कॉर्क लगा दिया। सेकंड में बॉइल्ड वाटर लिया है और थोड़ा सा उसमें 1 ml जो है ऑयल भी मिला दिया। और थर्ड में जो है कैल्शियम क्लोराइड लिया है जो अनहाइड्रस होता है या थोड़ी बहुत उसमें मॉइस्चर होती है, उसको भी कैप्चर कर लेता है। कई बार आप घर पे कोई चीज़ें मंगाते हो तो उसमें छोटी सी पुड़िया होती है अनहाइड्रस साल्ट की, यानी कि मॉइस्चर को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। नमकीन बिस्किट्स या फिर कोई और बिना खाने की चीज़ है, कपड़े वगैरह, उसमें छोटी सी पुड़िया होती है, वो जो छोटी सी पुड़िया है वो अनहाइड्रस साल्ट की होती है। कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कोई और भी साल्ट हो सकता है। तो ये ड्राइंग एजेंट होते हैं, यानी कि मॉइस्चर को कैप्चर करने वाले। तो यहाँ ड्राई एयर है और ये जो है आयरन नेल है। तो फर्स्ट वाले में सिर्फ एयर है और यहाँ पे देखो यहाँ तक वाटर है और ऊपर एयर है। तो एयर प्लस वाटर दोनों के कांटेक्ट में है, यानी कि मॉइस्चर और वाटर दोनों के, एयर और मॉइस्चर दोनों के कांटेक्ट में आयरन नेल है, तो ए पे रस्ट लग जाएगा, ठीक है। बी में जो है वो ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता तो वो जो है ऑयल की लेयर बन जाएगी ऊपर और वो एयर को पास नहीं होने देगा वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर कोई एयर नहीं है, सिर्फ वाटर के अंदर है आपकी आयरन नेल और वो एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो सिर्फ वाटर के कॉन्टेक्ट में है, एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं है आयरन नेल। तो यहाँ बी पे आपका जो है नहीं लगेगा रस्ट। सी पे सिर्फ ड्राई एयर है, यहाँ पे मॉइस्चर ही नहीं है, तो वहाँ पे भी रस्ट नहीं लगेगा। तो बी और सी पे रस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। नो रस्ट, यहाँ पे रस्ट नहीं लगेगा। ए में लगेगा। इट मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर और एयर दोनों चीज़ चाहिए। एयर और मॉइस्चर जब होंगी वो एक्सपोज होंगी, उसके साथ कांटेक्ट में आएंगे एयर और मॉइस्चर, एयर और वाटर, तभी आपका रस्ट लगेगा आयरन पे। तो यहाँ देखो क्या है, ये जो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्वेश्चंस क्या है। यहाँ इन्होंने लेबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो कह रहा है ठीक है, क्वेश्चन इसने नहीं पूछा, इसने खुद ही बता रहा है नीचे। यू विल ऑब्जर्व that iron nail rust in the test tube A but they do not rust in B and C. A में तो rust लग जाएगा, B और C. In the test tube A the nails are exposed to both air and water. In the test tube B the nails are exposed to only water, ठीक है। And the nails in test tube C are exposed to dry air. तो what does that tells about the condition under which the iron article rust? तो हम कहेंगे iron article rust होते हैं तो both air and moisture are needed for rusting of iron, ठीक है। उसके बाद देखो ये ऊपर भी थोड़ा सा दिया हुआ था, ये मैंने आपको बोल के बता दिया था, आप एक बार इसको पढ़ लेना। देखो सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम एक्सपोज टू एयर, दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर, एयर से कोटिंग, तो सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा। कॉपर जो है वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से स्लोली एंड लूज द शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन द ग्रीन कलर कोट, ठीक है। तो ग्रीन सब्सटेंस जो है वो कॉपर कार्बोनेट, और यहाँ पे आपका जो है कॉपर जो है यहाँ पे कार्बोनेट के साथ, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर कार्बोनेट वो ग्रीन कलर की कोटिंग। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन के साथ अगर कोटिंग हो तो ब्लैक कलर का बन जाता है। तो यहाँ ब्राउन से ग्रीन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बोनेट बनाएगा, तो ब्राउन से ग्रीन कॉपर कार्बोनेट। और यहाँ सिल्वर जो ब्लैक बन रहा है वो आपका जो हो गया सिल्वर सल्फर, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड जो हम बोलेंगे। तो ये सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का, ठीक है, और जो कॉपर कार्बोनेट है CO3 ये ग्रीन कलर का, और जो कॉपर ऑक्साइड है ये प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग के बाद होता है, ये भी ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन से ब्लैक में बदल जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है, कॉपर कार्बोनेट ग्रीन होता है। उसके बाद आयरन और लंबे टाइम तक उसको हम रखेंगे एयर और मॉइस्चर में, तो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो ये हमने सारा कर लिया, वो ध्यान रख लोगे, कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का, ठीक है। ये सारा हो गया, ओके। अब देखो ये आपका जो है फिनिश होने पे है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एक बार और बता देती हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड
बाय पेंटिंग हो सकता है, ऑयलिंग हो सकता है, ग्रीजिंग हो सकता है, गैल्वनाइजेशन हो सकता है, क्रोम प्लेटिंग हो सकता है, एनोडाइजिंग हो सकता है, मेकिंग। एनोडाइजिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था कि एनोडाइजिंग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं और एल्यूमिनियम में मोटी लेयर, वैसे तो ऑक्साइड के साथ उसकी एक लेयर बन गई थिन ऑक्साइड लेयर, उसको और मोटा बनाने के लिए जो है सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहाँ से ऑक्सीजन निकलती है और ऑक्सीजन जाके एनोड पे ही आपका जो है उसको लेयर को थिक बना देगी, एनोड पे ही जाके कलेक्ट होगी। तो एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड की लेयर है वो और ज़्यादा आपका जो है थिक बन जाएगी, उसको एनोडाइजिंग होता है। तो उसको ज़्यादातर किस में लेते हैं, एनोडाइजिंग में, एल्यूमिनियम को। गैल्वनाइजेशन इज ए मेथड प्रोटेक्टिंग द स्टील एंड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। तो जिंक की जब कोटिंग होती है तो गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वनाइज आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग एंड इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। तो कैन यू रीजन, हाँ इसका रीज़न ये हो जाएगा बिकॉज जिंक इज़ वेरी रिएक्टिव, जिंक इज़ वेरी रिएक्टिव। तो अगर ब्रोकन हो जाती है, इवन कोटिंग ऑफ जिंक इज ब्रेक, then after that zinc continue oxidize itself and prevent iron from rust। खुद ऑक्सीडाइज होता रहेगा ब्रेक होने के बाद फ्रॉम रस्ट, और आयरन को बचा लेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं। अलोइंग इज ए वेरी गुड मेथड। अच्छा दूसरा कौन सा है, किसी मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना है तो अलोइंग करा दो, दो मेटल का मिक्सचअप करा दो, मेटल एक नॉन मेटल भी हो सकता है, उनका मिक्स करा दो तो उनको अलोई बोलते हैं। जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, उसमें दो मेटल मिक्स होते हैं, कार्बन मिला दिया आयरन में, तो पहले आयरन जो है बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन उसमें कार्बन मिला दिया 0.05% सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब सॉरी हार्ड हो जाएगा। कार्बन आयरन सॉफ्ट होता है और उसको हम किसी काम में भी नहीं ले सकते, प्योर जो आयरन होता है, लेकिन उसमें 0.05% कार्बन मिला दिया तो हार्ड बन जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अच्छी हो जाएंगी। तो अगर ऐसे ही आपका जो है इसमें हम क्रोमियम निकल वगैरह मिला देते हैं तो वो आपका स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जो मेडिकल लाइन में यूज़ होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उनमें रस्ट नहीं लगता कभी भी, तो उसमें स्टेनलेस स्टील होता है। तो ये सब जो है अलोइंग बहुत अच्छा मेथड है, यानी कि अलोय बनाना, ठीक है। मिश्र धातु जिसको बोलते हैं हम, मेटल, नॉन मेटल एंड अलोइंग। तो improving the property of metal, we can get the desired property by this metal. For example, iron is the most widely used metal, but it is never used in pure form. This is because the iron is very soft and stretch easily when hot. But if it is mixed with a small amount of carbon, ठीक है, कार्बन नॉन मेटल है फिर भी मेटल में मिक्स किया जाता है, it becomes hard and strong. When iron is mixed with nickel and chromium, तो we get stainless steel which is hard and does not rust. If iron is mixed with some other substance, its properties change. In fact, the properties of any metal can be changed if mixed with some other substance. If the substance added may be metal or non-metal, कोई भी हो सकता है। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or a metal and non-metal. It is prepared by the first melting and the primary metal and then dissolving the other elements, and it is definite proportion and cooled at room temperature. देखो जो अलोय होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स हो सकता है, दो मेटल लिए जा सकते हैं, मेटल प्लस मेटल हो सकता है या मेटल प्लस नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है। और होमोजीनियस मिक्सचर होता है, कंप्लीट मिक्स हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, जो जैसे मेल्टिंग पॉइंट वगैरह है या कुछ भी है, जो प्योर मेटल की होती है ना वो सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यानी कि लेस जो है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वो सब लेस हो जाता है, प्योर मेटल का ज़्यादा होता है। जैसे ही अलोई बनता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सब कंडक्टिविटी जो है ख़त्म हो जाती है, कंडक्ट नहीं करता। अलोई बनता है तो कंडक्टिविटी लेस हो जाती है, ख़त्म तो नहीं लेकिन लेस कह सकते हैं। तो जो मेटल है ज़्यादा कंडक्टिव होता है और जैसे ही वो अलोई बनेगा उसकी कंडक्टिविटी लेस हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट लेस हो जाएगा। तो प्योर मेटल की ये चीज़ें ज़्यादा होती है, अलोई बनते ही वो कम हो जाती है, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी जो है अदर, वो प्रॉपर्टी उसकी अच्छी मतलब जो है स्ट्रॉन्ग बन जाता है और अच्छी जो है प्रॉपर्टीज उसकी बन जाती है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और वो रस्ट से भी बचाए जा सकते हैं। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है, तो पहले क्या किया जाता है, जो प्राइमरी मेटल है जो ज़्यादा प्रोपोर्शन, जैसे आयरन ज़्यादा हमने लिया, पहले जो प्राइमरी मेटल है ज़्यादा जो प्रोपोर्शन उसको हीट किया जाएगा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट उसमें डिजोल्व किया जाएगा, फिर उसको कूल किया जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तो वो मिक्स हो जाएगा तो अलोय बन जाएगा। उसके बाद देखिए
24 जो है कैरेट गोल्ड को बोलते हैं, प्योर होता है। लेकिन प्योर गोल्ड जो है बहुत सॉफ्ट होता है, उससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते। वो बहुत सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच भी हो जाएगा। उसमें अगर 2% हम 2 पार्ट 22 कैरेट गोल्ड लेते हैं, ठीक है, इंडिया में जो ज्वेलरी वगैरह बनते हैं 2 पार्ट आपका कॉपर या सिल्वर मिलाया जाता है, तो अलॉय बनता है, तब उसको वो हार्ड बन जाता है और अच्छी ज्वेलरी, उसके अच्छे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे। प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है, तो नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग द ज्वेलरी। अलॉय विद द सिल्वर और कॉपर, तो हार्ड बन जाता है। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड लेते हैं और 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड एंड 2 पार्ट्स आप आइदर कॉपर या सिल्वर कोई भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी। अगर एक मेटल आपका मरकरी है, तो अगर मान लो कुछ भी है, ठीक है, सोडियम के साथ मरकरी मिलाया है मैंने, मान लो, तो एक मेटल अगर मरकरी है तो हमेशा नाम के पीछे क्या आएगा, अमलगम। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, ठीक है, AMA अमलगम, ठीक है। तो जहाँ आपका मरकरी आ गया, एक मेटल मरकरी है, तो उसके पीछे अमलगम आ जाता है, वो किसी के साथ भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल। फॉर एग्जांपल ब्रास है, ब्रास में क्या होता है, ब्रास में होता है कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। ब्रोंज में क्या होता है, ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक, ठीक है, इसमें होता है कॉपर एंड टिन, टिन होता है SN, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन। ऐसे स्टील में क्या होता है, आयरन निकल क्रोमियम, और स्टेनलेस स्टील में आयरन और कार्बन, थोड़ा बहुत क्रोमियम मिला जाता है। तो ये सब आप चीज़ ध्यान रखोगे, इनको थोड़ा एक बार साइड से निकाल के लिख लोगे। और जो है ब्रास एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रोंज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो अलॉय बन गए तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इनका कंडक्ट नहीं करेंगे। वेयर कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट, खाली कॉपर था तो इलेक्ट्रिकल सर्किट उसके वायर मिलते हैं, हम इलेक्ट्रिकल काम में हम लेते हैं उनको। लेकिन जब अलॉय बन गया टिन के साथ या फिर जिंक के साथ ब्रास या ब्रोंज बना दिया, तो फिर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी नहीं रहेगी उसकी। सोल्जर जो है वो एक अलॉय है, सोल्डर, वो क्या है, लेड और टिन, Pb प्लस SN, लेड और टिन उसमें होता है। हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज़ यूज फॉर वेल्डिंग द इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर। ये वेल्डिंग के काम में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर को एक साथ रखने के लिए। तो ये सारा जो है पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। NCERT के एक्सरसाइज और बीच में आपके जो क्वेश्चंस बच गए, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और NCERT के एक्सरसाइज, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।